हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम करेंगे सीटेट पेपर 2 के 1 जनवरी के आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 जनवरी 22 के आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। सेंसिटिव पीरियड से क्या मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड का क्या मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो पीरियड कंसर्निंग ए रैपिड एडवांसेस ओनली इन कॉग्निटिव, ये ओनली लग गया। सिर्फ कॉग्निटिव एंड लर्निंग नहीं होता है, इसमें हर चीज का विकास होगा। फिजिकल लैंग्वेज विकास भी होगा, फिजिकल विकास भी होगा, सब चीज होगा। ओनली लगा के ये ऑप्शन गलत कर दिया है। ठीक है, ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, ये सही बात है। ऑप्टिमल पीरियड है ये डेवलपमेंट हर स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज का। ठीक है, ये सही चीज है। पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली, इसमें ओनली लगा दिया इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। सिर्फ लैंग्वेज नहीं होगा, लैंग्वेज भी होगा, कॉग्निटिव भी होगा, हर तरह का डेवलपमेंट होगा। पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक, फिजिकल ग्रोथ ही केवल नहीं हर डेवलपमेंट होता है इसमें, इसलिए ये गलत है। सेंसिटिव पीरियड कहने का मतलब है ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट को, सेंसिटिव पीरियड कब कहते हैं। सेंसिटिव पीरियड जो होता है उसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सब कुछ भाग। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है। संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, केवल संज्ञान नहीं होता है। भाषा का विकास भी तेजी से होगा, शारीरिक विकास भी तेजी से होगा, सब कुछ तेजी से होगा। ठीक ठीक है। विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ये सही बात है। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी तेजी से होता है, शारीरिक डेवलपमेंट भी तेजी से होता है। वह काल जिसमें केवल केवल लगा दिया इसीलिए ये गलत हो गया, केवल भाषा का नहीं होगा। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, इसमें शारीरिक भी होगा, लैंग्वेज भी होगा, दिमाग का भी डेवलपमेंट होगा, सब चीज का डेवलपमेंट अपने चरम पर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सफेलो ये कैंडल नहीं कॉडल होता है। ठीक है, सफेलो कॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, सफे प्रिंसिपल जो है, ये प्रिंसिपल का भी स्पेलिंग गलत कर दिया है। प्रिंसिपल, ये तो स्कूल वाला प्रिंसिपल लिख दिया, बताइए सीबीएसई ऐसा गलती करता है। सफेलोकॉडल प्रिंसिपल डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, ये सफेलोकॉडल जो प्रिंसिपल डेवलपमेंट का बहुत सारा प्रिंसिपल है, जिसमें एक है सफेलोकॉडल। जो सफेलोकॉडल प्रिंसिपल है वो कहता है कि विकास सर से पैर की ओर होता है। ठीक है, विकास सर से पैर की ओर होता है। जो प्रोक्सिमो डिस्टल होता है वो कहता है कि, प्रोक्सिमो डिस्टल कहता है सेंटर से बाहर की ओर होता है। तो कह रहा है कि सफेलोकॉडल जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, सफेलोकॉडल प्रिंसिपल कहता है कि सर से पैर की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, यही इसका आंसर है, सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ये प्रोक्सिमो डिस्टल है। प्रोक्सिमोडिस्टल, ये प्रोक्सिमोडिस्टल है। ठीक है, ये सफेलोकॉडल नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम टो टू हेड, ये उल्टा दिया है, ये प्रिंसिपल है ही नहीं। हेड टू टो है प्रिंसिपल। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सट्रीम्स टू सेंटर, ये भी प्रिंसिपल नहीं है, सेंटर टू एक्सट्रीम्स है प्रिंसिपल। ठीक है, तो सफेलोकॉडल कहता है कि विकास सर से पैर की ओर होता है। ठीक है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत कहता है कि, प्रतिपादित करना है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, केंद्र से छोर की ओर होता है, वो प्रोक्सिमो डिस्टल होता है। ठीक है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, ये उल्टा दिया है। विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है, ये भी उल्टा दिया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, कह रहा है कि कब जो है थॉट एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है और आइडियलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, तो कब होता है एब्स्ट्रैक्ट? एडोलोसेंस में होता है। आपने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा होगा कि 11 साल के बाद जो है बच्चा 11 साल के बाद लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगेगा। लॉजिकल तो वो 7 साल के बाद ही लगेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट चीजों के प्रति, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, जिस चीज को वो टच फील नहीं कर सकता है, जो अमूर्त है, कल्पना में है, उसके प्रति भी बच्चा लॉजिक लगाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो 11 साल के बाद आता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 11 साल के बाद आता है, तो ये एडोलोसेंस में आता है। किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? किशोरावस्था में, एडोलोसेंस में। 11 साल के बाद जो है बच्चा अमूर्त चीजों के प्रति लॉजिक लगा सकता है। रीअरेंजिंग स्कीमास लिंकिंग देम with other schemas to create a strongly interconnected cognitive system in Piaget's theory is referred as to। पियाजे के थ्योरी में एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैच्योरेशन, सारा सब कुछ पियाजे के थ्योरी से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें काफी कंफ्यूजन है। इसको आप क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ये ज्यादा आसान होगा। देखिए क्या कह रहा है, स्कीमा को रीअरेंज कर रहा है। ठीक है, स्कीमा को रीअरेंज कर रहा है, लिंकिंग देम विद अदर स्कीमा, उसको दूसरे स्कीमा से लिंक कर रहा है, टू क्रिएट स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम। क्या कर रहा है कि क्रिएट करने के लिए स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशन का ये डिफिनेशन अगर रख लेंगे लिखकर या याद कर लेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? तो जहां स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित किया जाए और उसको स्कीमा से जोड़ा जाए पुनर्व्यवस्थित करके, तो उसको क्या कहते हैं? संगठन। ठीक है, आप ऐसे संगठन को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन करने से क्या होता है, आप चीजों को जान भी जाते हैं, जैसे कि एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे आप ये भी जान सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना मतलब रीअरेंज करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनीशन भी इससे जान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। Children in dash stage can solve problems mentally, but the problems themselves have to be related to materials and not symbols। कह रहा है कि चिल्ड्रन किस स्टेज का चिल्ड्रन जो है प्रॉब्लम जो है मेंटली सॉल्व कर सकता है, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए मटेरियल, मतलब कॉन्क्रीट होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, नॉट सिंबल्स मतलब एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो साफ पता चला है, कह रहा है कॉन्क्रीट चीजों के प्रति जो है वो उसको सॉल्व कर सकता है, जो प्रॉब्लम कॉन्क्रीट है वो सॉल्व कर सकता है, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो नहीं कर सकता है, सिंबल से रिलेटेड नहीं कर सकता है, लेकिन कॉन्क्रीट को कर सकता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। डैश स्टेज में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्या को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। स्वयं सामग्री मतलब हो गया कॉन्क्रीट चीज, जिसको कि वो टच फील कर सकता है, मूर्त। ठीक है, मूर्त। और ये प्रतीकों से जो हो गया ये हो गया अमूर्त। तो अभी वो अमूर्त कह रहा है कि अमूर्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन मूर्त कर पा रहा है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट theorists consider the child as। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट जो है वो को क्या कहते हैं? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है बायोगॉत्स्की, तो वो क्या कहते हैं? चाइल्ड को ब्लैंक स्लेट नहीं कहते हैं।
पैसिव रिसेप्शन, पैसिव भी नहीं कहेंगे, जब भी कंस्ट्रक्टिविस्ट रहेंगे तो वो एक्टिव कहेंगे, ठीक है। और सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट रहेंगे तो वो समाज के साथ एक्टिव कहेंगे, सोशल ग्रुप में एक्टिव। एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, एक्टिव। मिनिएचर एडल्ट्स मतलब हो गया कि एडल्ट का छोटा रूप, ये भी नहीं कहेंगे। ब्लैंक स्लेट कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं कहते हैं, ठीक है। पहले कहा जाता था कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है, उसको जैसे चाहिए उसको भरिए, जो जो भरना है, लेकिन अब ब्लैंक स्लेट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। अब बच्चा एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, बच्चा एक्टिव है यही। और अगर इसमें एक्टिव के साथ सोशल रहता, ग्रुप में रहता, तो वो और भी बेस्ट ऑप्शन होता है। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते, कोरी पट्टी अब नहीं चलता, निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं, सक्रिय है, ज्ञान के निर्माण में शामिल, सक्रिय प्राणी, ये सही बात है। लघु वयस्क वो नहीं है। 7th देखते हैं, encouraging dialogue among students to and providing scaffolding, scaffolding किसका एग्जाम्पल है, बायगोत्स्की का। जहां थ्योरी आ जाए, सिर्फ 5 चीज बायगोत्स्की के थ्योरी में है, और इस 5 चीज से आपका बायगोत्स्की का कोई भी क्वेश्चन हो वो बन जाएगा। एक है सोशल, एक है लर्निंग, एक है सोशल, लैंग्वेज और कल्चर, ये 3 चीज, और एक है स्कैफोल्डिंग और एक है जेडपीडी। इस 5 चीज से ही आपका बायगोत्स्की का कोई भी क्वेश्चन हो वो इसी 5 चीज से बन जाएगा, ठीक है। बच्चा सोशल होगा, लैंग्वेज से उसका डेवलपमेंट होगा, और कल्चर से उसका डेवलपमेंट होगा। उसको स्कैफोल्डिंग की जरूरत होगी, और स्कैफोल्डिंग के बाद वो जहां तक पहुंचेगा उसको जेडपीडी कहेंगे। बस बायगोत्स्की के थ्योरी में इतना ही जानना है, इसी से आपका बायगोत्स्की का थ्योरी कोई भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। क्रिएटिंग ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यही है। अगर आप स्कैप होल्डिंग दीजिएगा तो क्या होगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वो जहां तक कि उसका संभावित है विकास है कि वो यहाँ तक जा सकता है, लेकिन स्कैप होल्डिंग मिलने के बाद अगर किसी का मोर नॉलेजेबल पर्सन का सपोर्ट मिले तो वो वहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। खुद से नहीं पहुंच सकता है, लेकिन स्कैप होल्डिंग मिलने के बाद वहां तक पहुंच सकता है, उसी को कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। कंडीशनिंग एंड रिस्पॉन्स, ये बिहेवियरिस्ट बताते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी बिहेवियरिस्ट की थ्योरी है, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी इससे नहीं रिलेटेड है बायगोत्स्की से। बायगोत्स्की से सिर्फ 5 चीज रिलेटेड है, कोई भी बायगोत्स्की का क्वेश्चन हो इस 5 चीज से बाहर नहीं जाएगा। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना, पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है, समीपस्थ विकास क्षेत्र। अनुबंध, प्रतिक्रियाओं का अनुबंध नहीं है, सकारात्मक पुनर्वलन भी नहीं है, ये सब बिहेवियरिस्ट का बात है। और सीखने का हस्तांतरण भी नहीं है, ठीक है, सीखने का हस्तांतरण भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, Who proposed that new knowledge is constructed is a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support। तो लेब बायगोत्स्की आ गया, क्या बच्चा जानता है और क्या बच्चा सपोर्ट से जान सकता है, इसी के बीच के जोन को क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। और ये किसने कहा है, लेब बायगोत्स्की ने कहा है, ठीक है। न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड is a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support। यहाँ तक जो है बच्चा अपने से जानता है और यहाँ तक जो है वो सपोर्ट से आ सकता है। तो इस जोन को क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। और इसके बारे में बात किसने की है, इसके बारे में बात की है लेब बायगोत्स्की, ठीक है। जीन पियाजे ने इसके बारे में बात नहीं किया। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, और पेवलोव बिहेवियरिस्ट है, ठीक है। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है। मतलब जेडपीडी की बात किसने की, जेडपीडी की बात लेब बायगोत्स्की ने की है, ठीक है। जीन पियाजे ने नहीं किया है, हार्वर्ड गार्डनर ने भी नहीं किया, और पेवलोव ने भी नहीं किया है। Which of these situations is illustrative of a child-centered classroom? मतलब child-centered classroom में
क्या होना चाहिए, चाइल्ड एक्टिव होना चाहिए। ए क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न टू गो टू ईच ग्रुप। ये तो बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो है वो ग्रुप में बैठे हैं और टीचर हर ग्रुप तक पहुंच रहा है। A class in which behavior of students is governed by the rewards and punishment। rewards and punishment जहाँ होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता है, ठीक है, वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता है। रिवार्ड और पनिशमेंट की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं करते हैं। ए क्लास इन विच द टीचर्स डिक्टेट्स एंड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड मेमोराइज, तो जहां आ गया वही ऑप्शन गलत है। मेमोराइज करने के लिए तो कोई, रट्टा मारने के लिए तो कोई कहेगा ही नहीं। अब के जमाने में के लिए मेमोराइजेशन बहुत गलत बात है, ठीक है, ये पहले के लिए ठीक था। A class in which the students do whatever they want while the teacher watches them silently। कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वही करेगा, स्टूडेंट डू whatever they want, जो चाहेगा स्टूडेंट वही करेगा। द टीचर वॉचेस देम साइलेंटली, और टीचर उसको चुपचाप देखेगा, नहीं, ये भी नहीं है। एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, यह एक प्रगतिशील कक्षा, बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है, ठीक है, कि इसमें स्टूडेंट केंद्र में है। एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहता है। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप क्यों देखेंगे, शिक्षक उनको सपोर्ट करेंगे एक्टिविटी करने में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी as exhibited in the golden rule is the key characteristics of which stage of moral development according to कोहलबर्ग। तो क्या कह रहा है, रेसिप्रोसिटी, इसका मतलब क्या होता है, आइडियल रेसिप्रोसिटी मतलब वो दूसरे के नजर में अच्छा बनना चाहता है, दूसरा आदमी उसको कहे कि ये देखो कितना अच्छा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन नहीं हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी नहीं हुआ, और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल भी नहीं हुआ, वो दूसरे के नजर में आइडियल बनना चाह रहा है। गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है, वो दूसरे के नजर में कि दूसरा उसको कहे कि देखो ये एक अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास है, ठीक है, ये सब इसमें नहीं है। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बाय।